बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ राज्य में राजा सूर्य प्रताप राज करते थे। उनको एक बेटा वीरेंद्र और एक बेटी रूपरेखा थी। कुछ समय पहले ही राजा सूर्य प्रताप की पत्नी रूपमती की मृत्यु हो गई थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद से ही सूर्य प्रताप बहुत उदास रहने लगे थे। वह सारा दिन अपनी पत्नी के ख्याल में ही खोए रहते थे और राजकाज में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस बात से सभी मंत्री बहुत परेशान थे। एक दिन राजमहल में सभा लगी हुई थी, पर राजा सूर्य प्रताप अपने सिंहासन पर उपस्थित नहीं थे। मंत्री आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे थे। सेनापति ने कहा, मंत्री जी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मंत्री ने कहा, हम क्या बता सकते हैं सेनापति जी। महारानी के गुजर जाने के बाद महाराज खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। वह अब भी इस तकलीफ से निकल नहीं पाए हैं। सेनापति ने कहा, हम सभी महाराज का दुख समझते हैं, लेकिन वह इस राज्य के राजा हैं। उन पर अपने राज्य को संभालने की भी तो जिम्मेदारियां हैं, और अगर वह इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां से पीछे हटते रहेंगे तो इस राज्य का क्या होगा? और अगर कहीं पड़ोसी राज्य को महाराज की कमजोरी के बारे में खबर हो गई तो कहीं वह इस राज्य पर हमला न कर दें। हां सेनापति, कह दो तुम सही रहे हो। हमें भी इसकी बड़ी चिंता रहने लगी है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? परंतु इसका हमने एक उपाय सोचा है। अगर महाराज हां कर दें तो बात बन सकती है। क्या उपाय सोचा है मंत्री जी आपने? राजकुमार वीरेंद्र भी अब बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना अब उनका विवाह करवाकर रामगढ़ राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। राजकुमार वीरेंद्र बहुत ही साहसी और बुद्धिमान है। वह अपने राज्य को अच्छी तरह संभाल लेंगे। हां, आपका उपाय तो बहुत ही बढ़िया है। आपको आज ही राजा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मंत्री सभा से उठकर राजा सूर्य प्रताप के कक्ष में चले जाते हैं। सूर्य प्रताप अपने कक्ष में एक खिड़की के पास खड़े बाहर बगीचे की ओर देख रहे थे। प्रणाम महाराज। मंत्री जी, आप यहां, कहिए क्या बात है? महाराज, पिछले काफी समय से आप अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण राज्य की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब आप राजकुमार वीरेंद्र का विवाह करके राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। हां, कह तो आप सही रहे हैं मंत्री जी। हम जल्दी इस पर विचार करेंगे। अभी के लिए हम शिकार पर जाना चाहते हैं। राजा दो सिपाहियों के साथ अपना घोड़ा लेकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा जंगल में घूम रहे थे, तभी वहां उन्हें एक खूबसूरत मोर नजर आता है। वह देखो, कितना सुंदर मोर है। हम उसे पकड़कर अपने साथ महल ले जाएंगे। राजा उस मोर के पीछे जाते हैं और सिपाही भी राजा के पीछे ही चलते रहते हैं। राजा मोर का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर आ जा तभी मोर एक घनी झाड़ियां के पीछे चला जाता है। राजा भी उसके पीछे जाने लगते हैं। महाराज, सूरज ढल रहा है। आपको अब लौट चलना चाहिए। हाँ महाराज, वैसे भी हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। अब इसके और आगे जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं, हम आज उस मोर को अपने साथ लेकर ही वापस लौटेंगे। तुम दोनों चाहो तो महल, हम उस मोर को लेकर ही महल लौटेंगे। आप दोनों यहां से चले जाइए, ये हमारा आदेश है। राजा का आदेश मानकर दोनों सिपाही वहां से राजमहल लौट जाते हैं और राजा सूर्य प्रताप मोर को तलाश करते हुए जंगल के और अंदर आ जाते हैं। पर उन्हें अब वो मोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद अब राजा सूर्य प्रताप को प्यास लगने लगी थी। तभी उन्हें जंगल के बीच एक कुटिया नजर आती है। राजा सूर्य प्रताप पानी लेने के लिए उस कुटिया के पास चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला पीछे की ओर मुंह करके बैठी थी। वह औरत पीछे पलटकर राजा की ओर देखती है। राजा सूर्य प्रताप उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो जाते हैं। अंदर आइए महाराज, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको पानी देती हूँ। राजा कुटिया के अंदर जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वह महिला मटके से पानी लाकर राजा को देती है।
तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों रहती हो? क्या तुम्हें यहां डर नहीं लगता? मेरा नाम मोहिनी है। मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ इसी जंगल में रहती हूँ। फिर उनके गुजर जाने के बाद मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। यह जंगल ही मेरा घर है और भला अपने घर में भी किसी को डर लगता है। तो क्या तुम्हारा और कोई भी नहीं है? हाँ महाराज, मेरा अब कोई नहीं है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। तो क्या तुम हमारे साथ राजमहल चलकर वहां रहना चाहोगी? लेकिन महाराज, मैं आपके साथ राजमहल में कैसे रह सकती हूँ? हमारी पत्नी के गुजर जाने के बाद हम भी बहुत अकेले हो गए हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। हम वादा करते हैं तुम्हें हमारे साथ कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी पत्नी बनना तो हमारा सौभाग्य होगा महाराज। भला हमें इससे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? अगली सुबह राजा सूर्य प्रताप जंगल के बाहर बने मंदिर में जाकर मोहिनी से विवाह कर लेते हैं और उसे लेकर अपने राजमहल लौट आते हैं। लेकिन राजा सूर्य प्रताप के दूसरे विवाह से राजमहल में कोई भी खुश नहीं था। यह हमारी दूसरी पत्नी है मोहिनी। आज से यह आप सभी की महारानी है। हमने तो महाराज को राजकुमार के विवाह का सुझाव दिया था, पर यह तो खुद ही विवाह करके चले आए। तभी वहां राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा आ जाती हैं। यह हम क्या सुन रहे हैं पिताजी? आपने बिना किसी को बताए दूसरा विवाह कर लिया? आपने सही सुना है वीरेंद्र। आज से मोहिनी आपकी मां है। नहीं पिताजी, यह सिर्फ आपकी पत्नी है। हम किसी जंगल की बंजारन को अपनी माँ का स्थान नहीं दे सकते। इतना बोलकर राजकुमार वीरेंद्र गुस्से में वहां से चले जाते हैं और सभा समाप्त हो जाती है। अगली सुबह माली बगीचे के पौधों में पानी डाल रहा था, तभी उसे वहां एक दासी की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर माली चिल्लाने लगता है और वहां महल के सभी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? यह देखिए महाराज, एक लड़की की लाश। यह आपके महल में ही काम करती थी। इसकी मौत सामान्य नहीं है। इसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका सारा खून निचोड़ लिया हो। शायद किसी जानवर ने इसका शिकार किया होगा। नहीं पिताजी, कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। और यह दासी तो रात में हमारे राजमहल में थी। राजा राजकुमार के सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस दासी के परिवार वालों को इसकी मौत की सूचना दे दो। इतना बोलकर राजा सूर्य प्रताप वहां से चले जाते हैं और मोहिनी राजकुमार वीरेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराती है और राजा के पीछे ही चली जाती है। राजकुमार वीरेंद्र को राजा का इतना बेफिक्र होना और मोहिनी का मुस्कुराना बहुत ही अजीब लगता है। राजकुमार वीरेंद्र भी अपनी बहन रूपरेखा के साथ वहां से जाने लगते हैं। क्या हुआ भैया? आप किस सोच में खोए हुए हैं? हमारे महल में एक अजीब दुर्घटना हो गई है, लेकिन पिताजी इस बात को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। मैंने पहले कभी उनको ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा। और वह हमारी सौतेली माँ मोहिनी, वह तो मुझे पहले दिन से ही बहुत अजीब लगती है। हाँ, मुझे भी वह औरत कुछ ठीक नहीं लगती। आज भी मैंने देखा था वह कैसे मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही बातें करते हुए वह दोनों अपने कक्ष में चले जाते हैं। दिन गुजारने लगते हैं और राजमहल में दासियों की मौत लगातार होती रहती है। राजमहल में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कम हो गई थी। राजा राज्य से कुछ और लड़कियों को राजमहल में काम के लिए नियुक्त करने का आदेश देते हैं। कुछ सिपाही राज्य में जाकर राजा के आदेश के बारे में बताते हैं। सुनो, सुनो, सुनो। राजमहल में काम के लिए कुछ दासियों की जरूरत है। आप में से जो भी स्त्री राजमहल में आना चाहे वह आ सकती है। काम करने वाले को हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। यह सुनकर राज्य की महिलाएं आपस में बात करने लगते हैं। जानती हो बहन, राजमहल में किस तरह दासियों की मौत हो रही है। हाँ, मेरे पति बता रहे थे, काम करने वाली स्त्रियों में ज्यादातर सब कुंवारी लड़कियां ही थीं और उनके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा था।
अरे, हम कोई पागल थोड़ी ना है जो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। ऐसे ही सभी महिलाएं आपस में बात करती रहती हैं, पर उनमें से कोई भी राजमहल आने को तैयार नहीं होती। सिपाही अकेले ही महल लौट आते हैं। महाराज, राज्य की कोई भी स्त्री राजमहल में काम नहीं करना चाहती। महाराज, राजमहल में एक के बाद एक होती मौत के कारण राज्य की महिलाओं में डर समा गया है। हमें लगता है कि आपको जल्द ही इस मौत के पीछे का कारण पता लगाना चाहिए। हाँ, हम जल्द ही इस बारे में हमारे राजगुरु से बात करेंगे। रात का समय था और राजकुमार वीरेंद्र अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। तभी वह देखते हैं कि उनकी सौतेली माँ मोहिनी एक दासी का हाथ पकड़े उसे अपने कक्ष में लिए जा रही थी। राजकुमार को यह थोड़ा अजीब लगता है, पर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने कक्ष में चले जाते हैं। अगली सुबह जब राजकुमार वीरेंद्र टहलते हुए बगीचे की ओर जाते हैं तो वहां भीड़ लगी थी। क्या हुआ है यहाँ? क्या फिर किसी दासी की मौत हो गई? हाँ राजकुमार, सभी बहुत परेशान हैं। यह हादसा तो अब बढ़ता ही जा रहा है। यह सुनकर राजकुमार राजा सूर्य प्रताप के पास जाते हैं, जो अपने कक्ष में बैठे थे। राजकुमारी रूपरेखा भी वहां थी। पिताजी, क्या आपको पता है, आज फिर हमारे महल में एक दासी की मौत हुई है और उस दासी को कल रात मैंने आपकी पत्नी के साथ उनके कक्ष में जाते देखा था। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है राजकुमार? क्या तुम अपनी मां पर शक कर रहे हो? आप इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे पिताजी? बात सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि जिस दिन से वह मनहूस औरत हमारे राजमहल में आई है, उसी दिन से एक के बाद एक मौत हो रही है। आप अपनी मां के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते राजकुमार। वह हमारी पत्नी और इस राज्य की महारानी भी है। तुम्हें उनका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। पिताजी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो तुम क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, आप उस औरत को हमारे राज्य से निकाल दीजिए। उसके आने के बाद ही यह घटना होनी शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि उसके यहां से चले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। यह तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? वह हमारी पत्नी है। हम उन्हें इस राज्य से नहीं निकाल सकते। ठीक है पिताजी, अगर आप उन्हें यहां से नहीं निकाल सकते, तो मैं भी यहां नहीं रह सकता। मैं आपका राजमहल छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। चलो रूपरेखा, अब हम यहां नहीं रह सकते। तुम रूपरेखा को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? उसे तो अपनी मां से कोई दिक्कत नहीं है। रूपरेखा को उनसे दिक्कत नहीं है, बल्कि खतरा है, और इसीलिए मैं अपनी बहन को यहां से लेकर जा रहा हूं। राजकुमारी रूपरेखा जागकर अपने भाई वीरेंद्र का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। जिसे भी जाना है वह यहां से जा सकता है। हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा महल से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख मोहिनी मुस्कुरा रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, ये पत्थर खुद ही रास्ते से हट गया, वरना मुझे मेहनत करनी पड़ती। राजकुमार वीरेंद्र और रूपरेखा बहुत देर से चल रहे थे। चलते चलते वह दोनों राजमहल से बहुत दूर एक घने जंगल में आ गए थे। भैया, आपने पिताजी के सामने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ से खतरा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? और मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है? मैंने बताया तो। रूप, आज जिस दासी की मौत हुई है, कल रात मैंने उसे मोहिनी को उसके कमरे में ले जाते हुए देखा था। तब से ही मुझे उसी पर शक है। और महल में जितनी भी मौत हुई है, वह सभी कुंवारी लड़कियां थीं, और तुम भी तो अभी कुंवारी ही हो। वहां तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उस मोहिनी का हाथ तो जरूर है। मुझे जल्द ही इस बारे में पता लगाकर राजमहल वापस लौटना है। आप महल वापस लौट जाएंगे? मतलब आप पिताजी से नाराज होकर नहीं आए हैं? नहीं, मैं पिताजी से नाराज नहीं हूं, लेकिन अगर हम पहले ही महल से यह बात बताकर निकलते कि हम इन मौत के रहस्य का पता लगाने जा रहे हैं, तो इसके पीछे जिसका भी हाथ है, वह सतर्क हो जाता
और हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने राजगुरु से इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक महान साधु रहते हैं। राजकुमार और रूपरेखा बातें करते हुए जंगल के बहुत अंदर आ जाते हैं। वहीं एक पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। बच्चों, तुम दोनों यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज। मैं रामगढ़ राज्य का राजकुमार वीरेंद्र हूं। हमारा राज्य संकट में है। हम उसी के समाधान के लिए आपके पास आए हैं। कैसी समस्या? हमें विस्तार से बताओ। राजकुमार वीरेंद्र साधु को पूरी बात बताते हैं कि कैसे राजा सूर्य प्रताप जंगल में रहने वाली एक अनजान औरतों से विवाह करके उसे राजमहल में ले आए थे, और उस औरत के आते ही राजमहल में दासियों की लगातार मौत होने लगी और महाराज का स्वभाव भी बहुत बदल गया है। राजकुमार की बात सुनकर साधु कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और खोल लेते हैं। वो स्त्री जो तुम्हारे राजमहल में है, वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि एक डायन है जो हमेशा जवान और खूबसूरत रहने के लिए कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून पीती है। हाँ, शायद इसीलिए उन मरी हुई लड़कियों के शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं रहता था। महाराज, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हम उस डायन से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? इसका कोई समाधान बताइए। वह इतनी आसानी से तुम्हारा राज्य छोड़कर नहीं जाने वाली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब आप ही कोई उपाय बताइए। उस डायन को खत्म करने के लिए तुम्हें वह जादुई नीले फूल लाने होंगे। जादुई नीले फूल? वह कहाँ मिलेंगे महाराज? इस जंगल के आखिरी छोर पर, जहां यह जंगल खत्म होता है, वहीं से नील जंगल की शुरुआत होती है। वहां एक झरने के पास नीले फूल लगे होंगे। अगर तुम उन फूलों की माला महाराज वीर सिंह के हाथों से उस डायन के गले में डलवा दो, तो वह डायन भस्म हो जाएगी और महाराज वीर सिंह के ऊपर से। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा वहां से जाने लगते हैं। तभी साधु उन्हें रोक देते हैं। ठहरो बेटी, आगे जंगल में खतरा हो सकता है। तुम्हारा राजकुमार के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। जब तक राजकुमार लौट कर नहीं आते, तुम यही हमारी कुटिया में ठहर सकती हो। हाँ रूप, साधु महाराज ठीक कह रहे हैं। तुम यहीं रुक जाओ। मैं जल्द ही वह नील फूल लेकर वापस लौट आऊंगा। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखिएगा। रूपरेखा को साधु के पास छोड़कर राजकुमार वीरेंद्र नील फूल की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ रामगढ़ में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तुमने सुना बिरजू, राजकुमार वीरेंद्र महाराज से नाराज होकर राजमहल छोड़कर चले गए हैं। हाँ, मैंने तो सुना है कि राजकुमारी रूपरेखा भी उनके साथ चली गई है और महाराज ने उन्हें जरा भी रोकने की कोशिश नहीं की। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, अपनी दूसरी बीवी के आगे और किसी पर ध्यान ही नहीं देते। राजमहल में कितनी दासियों की मौत हो गई, लेकिन राजा ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। एक राजकुमार वीरेंद्र ही तो हम सबकी उम्मीद थे, और अब वह भी राज्य छोड़कर चले गए। इधर राजकुमार वीरेंद्र नील जंगल की तलाश में चले जा रहे थे। वह चलते चलते जंगल के बाहर एक खूबसूरत बगीचे में आ गए थे। उस बगीचे में काफी बड़े बड़े और विचित्र फूल लगे थे। हम चलते चलते जंगल के बाहर आ गए, लेकिन नील जंगल का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। और यह बगीचा, इसके बारे में तो साधु महाराज ने कुछ बताया ही नहीं था। पर मानना पड़ेगा, यह बगीचा तो बड़ा ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत बगीचा और ऐसे विचित्र फूल हमने पहले तो कभी नहीं देखे। तभी राजकुमार वीरेंद्र जहां खड़े थे वहां की जमीन दलदल बन जाती है और राजकुमार उसके अंदर धंसने लगते हैं। अरे, यह क्या हो रहा है? यहां कोई है? कृपया हमारी मदद करो। तभी उस बगीचे का एक सुंदर फूल बोलने लगता है। हिले मत राजकुमार, आप जितना हिलेंगे उतना ही और नीचे चले जाएंगे। शांत होकर अपनी जगह पर खड़े रहिए, मैं आपकी कुछ मदद करती हूं। तुम बोल सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूं। आप मेरी यह डाली पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगी। आप किसी राज्य के राजकुमार लगते हैं, फिर इस जंगल में क्या करने आए हैं? मेरे राज्य में एक डायन आ गई है। उसे खत्म करने के लिए मुझे नील जंगल के नीले फूल की जरूरत है। साधु महाराज ने मुझे उस जंगल का यही रास्ता बताया था, परंतु यहां मुझे नील जंगल जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। नील जंगल का रास्ता हर किसी को नजर नहीं आता। उसके लिए आपको नील पत्थर की जरूरत पड़ेगी। नीला पत्थर उस पुराने बरगद के नीचे रखते ही बरगद के बीच से नील जंगल का रास्ता खुलता है। वह नील पत्थर मुझे कहाँ मिलेगा?
वह पत्थर मेरी एक डाली के अंदर है। मैं उसे तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए नील जंगल के झरने का पानी लाकर देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊंगा। तुम वह पत्थर मुझे दे दो। उसे फूल की एक छोटी सी कली जो बंद थी वह खुल जाती है और राजकुमार उसने रखा नीला पत्थर उठा लेता है। फूलों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। राजकुमार वहीं कुछ दूर पर खड़े बरगद के पास जाकर वह नीला पत्थर वहां रख देता है। पत्थर जमीन पर रखते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है जो बरगद के पेड़ पर पड़ती है, जिससे पेड़ के बीच से एक रास्ता बन जाता है। राजकुमार वीरेंद्र उसके अंदर चले जाते हैं। वहां सभी चीज नीले रंग की थी, पेड़ पौधे और नदी भी। वहीं एक किनारे राजकुमार वीरेंद्र को वैसे ही नीले फूल नजर आते हैं जैसे साधु महाराज ने बताए थे। वो वहां से कई सारे फूल तोड़ लेते हैं और वहीं एक बड़े पत्ते को उठाकर उन्हें मोड़कर उनमें झरने का पानी भर लेते हैं। फूल भी मिल गए और पानी भी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, तुम फूल कैसे बन गई? मैं मीरपुर की राजकुमारी नयनतारा हूँ। एक दिन भटकते हुए मैं इस बगीचे में आ गई थी और अनजाने में मैंने यहाँ के कई सारे फूल तोड़ दिए थे। इस बात से नाराज होकर एक जादूगरनी ने मुझे फूल बना दिया था और उस झरने के पानी से ही मैं दोबारा अपने इंसानी रूप में वापस आ सकती थी। आपने मुझे मेरा यह रूप वापस लौटने में मदद की है। राजकुमार वीरेंद्र और नयनतारा वहां से चले जाते हैं। राजकुमार नयनतारा के साथ साधु की कुटिया में लौट आते हैं। आप आ गए भैया। क्या आपको वह नीला फूल मिल गया? और यह लड़की कौन है? हाँ रूप, ये देखो, हम नीला फूल ले आए और ये नयनतारा है। इन्होंने नील जंगल का रास्ता खोजने में हमारी सहायता की थी। सहायता के लिए आपका धन्यवाद। साधु महाराज कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या वह कहीं गए हैं? हाँ, वो यहाँ नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि आपका लौट के बाद हम यहाँ से चले जाएं। अब रात होने वाली है। आज रात हम इसी कुटिया में रहेंगे और कल सुबह होते ही अपने राज्य लौट जाएंगे। राजकुमार वीरेंद्र, राजकुमारी रूपरेखा और नयनतारा तीनों एक साथ राजमहल की ओर चले जा रहे थे। भैया, मैंने फूलों की एक माला बना दी है, लेकिन इस माल को हम पिताजी के हाथों उस डायन के गले में कैसे पहनाएंगे? हमारे पास एक उपाय है। क्या उपाय है राजकुमारी, बताइए। आपके राज्य में कोई भी हमें नहीं पहचानता। इसका फायदा उठाकर मैं राजमहल में फूलों की माला बेचने वाली बनाकर जाऊंगी और किसी भी तरह से यह माला महाराज वीर सिंह के हाथों से उस डायन के गले में डलवा दूंगी। हाँ, उपाय तो ठीक है, लेकिन आप सतर्क रहिएगा। वह डायन बहुत ही चालाक है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। वह तीनों रामगढ़ में राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी रूपरेखा महल के बाहर ही रहते हैं और नयनतारा फूल माला बेचने के बहाने महल के अंदर चली जाती है। महल में सभा लगी हुई थी। राजा सूर्य प्रताप, मोहिनी और मंत्री के साथ कई लोग सभा में उपस्थित थे। ए लड़की, इस तरह राजमहल में क्यों चली आ रही हो? मेरा नाम फूलमती है महाराज। हम फूलों की माला बनाकर बेचते हैं। हाँ ठीक है, पर हमें कोई माल नहीं चाहिए। तुम यहां से जा सकती हो। अरे हमारी बात तो सुनिए महाराज। यह कोई मामूली फूलों की माला नहीं है। यह माला जो भी किसी को पहनाता है उनके बीच प्रेम बढ़ जाता है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ले लीजिए ना महाराज। हमें यह नीले फूलों की माला पसंद है और अगर इसे पहनने से प्रेम बढ़ता है तो आप ये माला हमें पहना दीजिए। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। राजा नयनतारा से वह माला लेकर जैसे ही मोहिनी के गले में डालते हैं, वह अपने डायन रूप में आ जाती है और उसका शरीर जलने लगता है। यह देखकर राजा और सभा में उपस्थित सभी लोग दंग रह जाते हैं। कुछ ही देर में वह डायन जलकर भस्म हो जाती है। ये सब क्या हुआ? क्या ये तुमने किया है? तभी वहां राजकुमार और राजकुमारी भी आ जाते हैं। नहीं पिताजी, ये हम सब ने मिलकर किया है। राजकुमार, आप यहां? आप तो चले गए थे और अभी यहां जो कुछ भी हुआ, क्या वह आपने किया था? और मोहिनी एक डायन थी? हाँ पिताजी, वह एक डायन थी और वही एक एक करके हमारे महल की दासियों को मार रही थी। मैं उसके राज का पता लगते ही यहां से गया था। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार,
हमने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप शर्मिंदा मत होइए पिताजी। आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो खुद ही उस डायन के मोहजाल में थे। महाराज, राजकुमार वीरेंद्र ने इतनी बड़ी मुसीबत से राज्य की रक्षा की है। हमें लगता है अब राजकुमार राजा बनने के बिल्कुल योग्य हो गए हैं। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। हम कल ही राजकुमार का राज्याभिषेक करेंगे। इतना बोलकर राजा राजकुमार वीरेंद्र को गले लगा लेते हैं।